Let's discuss mechanism of organic reactions. Now in any reaction, what happens? दो चीजें हमें याद रखना होगा. Whatever old bonds are present, those get broken and formation of new bonds takes place. यानी पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, क्लीवेज होगा उनका, और नए बॉन्ड्स की निर्मित होगी और हमें प्रोडक्ट मिलेगा. ये होता है रिवाज किसी भी रिएक्शन के अंदर. सो इन अ रिएक्शन old bonds get broken and new bonds are formed. ये चीज होता है. अब देखिए, रिएक्शन को प्रैक्टिकली कंडक्ट करना अलग चीज है और उसे ऑन पेपर रिप्रेजेंट करना ये अलग चीज है. तो हमें समझना होगा कि एक आधी रिएक्शन जिसे हम कंडक्ट करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, उसे ऑन पेपर किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए. देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. अब मान के चलो इसमें हम इस पैटर्न से रिएक्शन को लिखते हैं. दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन. अब हमें इन इंग्रेडिएंट्स को समझना होगा. अब रिएक्शन कंडक्ट करते समय हमारे दिमाग में होता है प्रोडक्ट. एक्चुअली वी आर एक्सपेक्टिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ सर्टेन केमिकल रिएक्शन. अब जहां पे मैंने ए को रिप्रेजेंट किया है, इसको कहना चाहिए सबस्ट्रेट. बी जहां पे मैंने लिखा है, दिस इज कॉल्ड रिएजेंट और अडेंडम. जहां पे सी हमने लिखा है, वो कैटलिस्ट की पोजीशन है. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड दिस इज द बाई प्रोडक्ट. दिस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. अब रिएक्शन के अंदर जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट रॉ मटेरियल है, उसके ऊपर रिएजेंट का अटैक होता है और रिएक्शन प्रोसीड होता है. सो व्हाट इज सबस्ट्रेट? रिमेंबर, सबस्ट्रेट get attacked by attacking reagent and form प्रोडक्ट. उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्म होता है और रिएजेंट का काम होता है सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करना. एंड reagent attacks the substrate and converts it into product. हमेशा याद रखना, सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों को कलेक्टिवली हम रिएक्टेंट बुलाते हैं और रिएक्टेंट को हमें लेफ्ट साइड में शो करना चाहिए. सो सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट are collectively known as reactant. उसको रिएक्टेंट बुलाना चाहिए, which is shown on left side. उसको लेफ्ट साइड में शो करना चाहिए, जैसे कि यहां पे हमने किया. अब प्रोडक्ट साइड जो होती है वो राइट साइड होती है. प्रोडक्ट्स आर नीडेड टू बी शोन ऑन राइट हैंड साइड. सो प्रोडक्ट along with byproduct, if any, along with byproduct is shown on right side. उसको राइट साइड में हमें दिखाना पड़ता है या चाहिए. अब नॉर्मली होता क्या है रिएक्शंस के अंदर, जब सबस्ट्रेट के ऊपर रिएजेंट अटैक होता है तब हाईली एनर्जेटिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. Sometimes in some reactions complexes get converted into intermediates and later on intermediates get converted into product. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर रिएक्शन के अंदर हाईली एनर्जेटिक कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होता है. सो व्हाट हैपन्स, नॉर्मली
in a reaction highly energetic, highly energetic complex or complexes are formed. In some cases, intermediates, intermediates may also be formed, may also be formed. अब केमिकल रिएक्शंस, अब ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस है, वो दो पाथवे को फॉलो कर सकते हैं, यानी जो भी केमिकल रिएक्शंस हम देखते हैं तो वो दो पाथ से हो सकते हैं. सो केमिकल रिएक्शंस में फॉलो फॉलोइंग पाथ. अब इसमें देखिए पाथ 1, इसमें क्या होता है कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों एक में के साथ रिएक्ट करेंगे. डेफिनेटली रिएजेंट टेंड टू अटैक द सबस्ट्रेट प्रोड्यूसिंग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विच इन टर्न गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. तो ये एक तरीका है. इसमें हमें दिख पड़ेगा कि सबस्ट्रेट टेंड टू रिएक्ट विथ रिएजेंट या अडेंडम टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, टू फॉर्म व्हाट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी कम, सो इमीडिएटली इसका कन्वर्शन लेटर ऑन प्रोडक्ट में होगा. तो ये एक पाथवे हम बता सकते हैं. अब हमारे पास दूसरा पाथ ये है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इन सम रिएक्शन, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होगा जो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा, और जो इंटरमीडिएट हमें मिलेगा उसका कन्वर्शन प्रोडक्ट में हम होते हुए देख सकते हैं. सो ये दूसरा पाथवे है. सो व्हाट हैपेंस, सबस्ट्रेट टेंड टू रिएक्ट विथ व्हाट, रिएजेंट प्रोड्यूसिंग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. यहां पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मिलेगा सबसे पहले. आगे चल के क्या होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स गेट कन्वर्टेड इनटू इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा, एंड लेटर ऑन इंटरमीडिएट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. और हम रिएक्शन को इसलिए कंडक्ट करते हैं ताकि हमें प्रोडक्ट मिले. अब ये जो चीजें हैं, ये दो किस्म के मैकेनिज्म्स ओवरऑल हम बता सकते हैं. अब किसी भी रिएक्शन में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन जिसे हम बोलते हैं उसे मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन कहना चाहिए, विच इज स्ट्रिक्टली हाइपोथेटिकल, रिमेंबर. सो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप explanation of reaction is known as mechanism, उसे मैकेनिज्म कहना चाहिए. अब यहां पे एक चीज याद रखें कि कुछ कुछ रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स नहीं होते, जैसे कि हमने देखा यहां पे मान के चलो कोई इंटरमीडिएट प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो वैसे रिएक्शन को कॉन्सर्टेड रिएक्शंस कहना चाहिए. सो रिएक्शंस विदाउट इंटरमीडिएट, विदाउट intermediate are showing, are intermediate show concerted mechanism. उस रिएक्शन मैकेनिज्म को कंसर्टेड मैकेनिज्म कहना चाहिए. एंड रिएक्शंस विथ इंटरमीडिएट, reactions with intermediate show non-concerted मैकेनिज्म. यानी अगर इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे नॉन कंसर्टेड मैकेनिज्म कहना चाहिए. अब रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से होगा, यानी एक्चुअली पाथवे क्या होना चाहिए, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद फिशन ऑफ द बॉन्ड, दैट इज क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड, एंड nature of the attacking reagent. These factors affect the mechanism. So reaction mechanism
रिएक्शन मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन, सबसे पहला फैक्टर जो हम बताएंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट यानी किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हम लोग वहां पे देख सकते हैं। दूसरा बॉन्ड फिशन, किस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड फिशन का नेचर क्या है उसी पे निर्भर करेगा कि इंटरमीडिएट क्या प्रोड्यूस होगा और रिएक्शन का रुख क्या होने वाला है। और तीसरा फैक्टर होता है नेचर ऑफ रिएजेंट, हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट है उसका नेचर कैसा है। ये क्रूशियल फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करेगा मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन।